ठीक है। ऑल राइट, इस संडे को कोई टेस्ट नहीं है आप लोगों का, ठीक है? और कल से तुम्हारा ऑफ भी रहेगा। हाँ जी। मैम कल आप भी नहीं लोगे क्लास? नहीं नहीं, मॉर्निंग वाली तो मेरी रहेगी कल। वो मैं मैसेज कर दूंगी आप लोगों को रात को ग्रुप में। ओके मैम। हाँ ओके, ठीक है। तो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 26, 27, गुड 28 इवनिंग मैम। नहीं हुआ था। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 तुम्हारे सामने है। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। बेटा केमिस्ट्री में इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों है तुम लोगों का? ऑलमोस्ट 90 क्या, मैं तो 100% बोलूंगी कि ये क्लास नोट्स से हैं सारे कॉन्सेप्ट सवाल। जेई में नहीं आएंगे। जेई में ये तो बिल्कुल यूं के डिट्टो के डिट्टो आ गए। जेई में सिर्फ कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, सवाल रिपीट नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। मैं तो पेपर देख के इतनी खुश हो गई कि वही आया हुआ जो पढ़ाया था क्लास में, बट उसमें भी आप लोगों ने बड़ा गंदा परफॉर्म किया हुआ है। आप लोग अगर सिर्फ टेस्ट दे रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे, तो टेस्ट देने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी बताइए, 26, 27, 28 में से कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था तुम लोगों से? सारे हो गए थे तीनों? बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस मैम। मैम 28 क्वेश्चन। हाँ जी बेटा। 28 क्वेश्चन। 26 हो गया था अंजलि? हाँ 26 हो गया था क्या? देखो सब चुप बैठे हो, या तो तुम तीनों गलत करके आए हो क्वेश्चन। हो गया था। 26 बताओ कैसे किया था? बताओ मेरे को 26 कैसे किया था? क्या है यहाँ पे ई? मैम एक्टिवेशन एनर्जी। मैम एनर्जी बिलो रहती है जो एनर्जी। एनर्जी तो है, वो मुझे भी पता है। क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन में मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ए क्यों नहीं है? वाई ए इज नॉट करेक्ट? हम सभी उनको नहीं चाहिए होती, सिर्फ मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सब मॉलिक्यूल्स को नहीं होती, क्यों? ऐसा क्यों? ये तो बिल्कुल ही गलत है जिसने भी बोला अभी। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो ये होता है e रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी का मतलब होता है। ये तो जो लगा के आया बिल्कुल गलत है, मतलब आप लोगों ने क्लास ही नहीं अटेंड की, और ना ही ये टोटल एनर्जी होता है, ये होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। और एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोलिजन थ्योरी से रिलेट करके दिया है सवाल। तो यहाँ पे देखो बोल रहे द एनर्जी बिलो विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट। अगर मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन हो रहा है लेकिन उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, तो वो कभी भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या बोला है? द एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिसके ऊपर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, वो कोलाइड भी कर रहे हैं, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी है, बट अगर उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, क्या वो रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, यहाँ पे हो गई गलती। तो इसीलिए ए ऑप्शन भी क्या है तुम लोगों का? गलत। बी इज करेक्ट। यस मैम बी।
ऑल राइट, 27 और 28 में से बताइए। मैम सी ऑप्शन। मैम 27 मैम मैम ऑप्शन ऑप्शन सी सी 27। है। Option. तो मैं नहीं करा रही हूँ इसको फिर। 28 मैम डी। मैम डी मैं ऑप्शन। कर रही हूँ। डी। मैम डी ऑप्शन। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो अगर आप, और सारे बच्चे मेरे को चैट में ही दो आंसर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हम क्या बोलते हैं, चेंज नहीं होती है ना, एक्सेस में लेके चलते हैं हम उसको। एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 29 मैम बी। मैम 512। 512 ठीक Ma'am है। 512. R2 बाय R1 डेल 5 डेल टी रेस सब डिवाइड बाय 10, तो डेल टी एंड 2 की पावर 9। टेम्परेचर कितना है, 100 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका मैम 9 ही कहा था। 512 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन 30 और मैम 30 कह रही बी। हूँ। बी। मैम ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। धनंजय ऑप्शन बी कैसे है, पहले तो मुझे ये बताओ। मैम ये टी इन्फिनिटी है ना, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है के इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो जो टी है मैम वो इन्फिनिटी है, मतलब जो ई ए बाय आर टी है वो टेंस टू जीरो हो जाएगा। और जो हमारा टेन ई जीरो होता है वो 1 होता है। तो जो के होगा ना वो ए के बराबर ही आ जाएगा, तो ए हमारा दे रखा है 6। यस मैम। आपको आरएनएस फैक्टर दिया हुआ है क्या? हाँ, इतना दिया हुआ है, आपको रेट कांस्टेंट बताना है, तो वो भी कितना होगा, सेम ही होगा, तो आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 31। मैम डी ऑप्शन। मैम फर्स्ट ऑप्शन बी। ऑर्डर रिएक्शन है, 50% कंप्लीट हो रही है इतने टाइम में, 100% कब होगा, इनफाइनाइट नेवर गोज टू मैम कंप्लीट। डी। ठीक है, अब आ जाओ 32 पे आ जाओ। 32 क्या कहता है, एक कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट कांस्टेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट। यस मैम, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। बाय यूजिंग सुटेबल कैटलिस्ट वी कैन रीच रिएक्शन कंप्लीशन फास्टर, ये भी ठीक है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे इनको ये मेंशन करना चाहिए था कि जब हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर है वो कम हो जाता है, या यू कैन से कि रिएक्शन को एक नया पाथ मिलता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, सो दैट रिएक्शन जो होगी फास्ट कंप्लीट होगी। तो दोनों सही हैं, बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैम ये ए बी में कंफ्यूजन होने लग जाती है। हाँ, इस वाले क्वेश्चंस में हो जाता है ऐसे, लेकिन ये ध्यान रखना है, इन दोनों को आप रिलेट नहीं कर पाओगे, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं बता पाओगे। उनको एक्टिवेशन ऑप्शन डी। एनर्जी का वहां पे जो है मेंशन करना चाहिए था। मैम डी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। क्वेश्चन 33 में वो बच्चे हैंड 33 का ऑप्शन करो, डी। एक मिनट बेटा। क्वेश्चन 33 में वो बच्चे हैंड रेस करो जिनका नहीं हुआ था, जिनका हो गया देखो वो तो हो ही गया था, मेरे को 5-6 बच्चे बोलोगे फिर मैं आगे चली जाऊंगी, और वो बच्चे रह जाएंगे जिनका नहीं हुआ था। तो प्लीज रेस करो अपना हैंड जिसका 33 नहीं हुआ था। या तो टेस्ट ही नहीं दिया, या चीटिंग करके टेस्ट दिया है, या बताना ही नहीं चाहते, ये 2-3 बातें हो सकती हैं। ठीक है, नहीं ठीक है तो बढ़िया है, फिर मैं इसको सोल्व नहीं करा रही हूँ। 34 जिसका नहीं हुआ था हैंड रेस मैम कीजिए। डी ऑप्शन। सबका हो गया था 54 के 54 स्टूडेंट्स का। यस मैम। मैम हमारा हो गया था। आदित्य, खुशमीत, क्या दिक्कत आई खुशमीत इसमें? ओके, ओनली वन स्टूडेंट रेज्ड हिज हैंड। आदित्य क्या प्रॉब्लम आई थी इसमें? उसने भी नीचे कर लिया, मतलब सबका हो गया था ना, ठीक है बढ़िया है, नहीं करवा रही हो तुम मेरे लिए चीजें आसान कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे। 35 मैम ये समझा दो एक बार।
ये समझा रही हूँ मैं। लेकिन ये तो बताओ आपका 34 वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना था, आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी थी। मैम मैं 35 नीचे वाला 35 अरे बाबा मेरे को मालूम है 35 मुझे बताना, बट 34 भी कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, वो बता नहीं रहे हैं बट नहीं हुआ है। इससे पहले मैं यही देख के आती हूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा है क्वेश्चन वाइज। तो 34 भी कुछ कुछ बच्चों ने नहीं कर रखा था। तो इधर देखिए, 5 बच्चों के हिसाब से नहीं चलूंगी ना मैं क्लास में, मुझे सब बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा। इधर देखो, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि ये होता है। ठीक है, उसके बाद आपको डी बाई डी टी ऑफ O2 आपको ऑलरेडी पता है, आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 बताना है, यानी कि आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 2 यहाँ ले जाओगे, 2 डी बाई डी टी ऑफ O2, 2 इंटू ये कितना दिया हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट रिएक्शन कैसी है देखो, इधर मैं इसको हटा दे रही हूँ। माइक म्यूट रखिए। ऑलराइट, तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो ए है वो बी में चेंज हो रहा है, रेट कांस्टेंट उसका कितना है अपने को दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है। ठीक है, बी से सी में कन्वर्ट हो रहा है, उसका कितना दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, K2 दिया हुआ है। सी से डी में जा रहा है, K3 उसका रेट कांस्टेंट है, और ए से डी में जा रहा है, उसका रेट कांस्टेंट कितना है, K4। अगर मैं मेरा बेटा DA बाई DT निकालूं, तो पहले निकाल लेते हैं हम, इसमें निकाल लेते हैं। इसमें -DA बाई DT होगा, बिकॉज रेट ऑफ डिसअपियरेंस है यहाँ पे, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, K1A। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -DA बाई DT K4A। क्या मेरे पास ऐसा ऑप्शन में है क्या, कुछ नहीं है, यहाँ पे K1A और K1D है, AA आना चाहिए था, हटा दीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं DC बाई DT। देखो DC बाई DT कैसे लिख सकती हूँ, DC बाई DT को बताओ जी। अगर मैं इस वाले रिएक्शन की बात करूं तो DC बाई DT क्या हो जाएगा, ऐसे ही लिखते हैं ना हम रेट, K2B, और इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस है तो इसको ऐसे लिखूंगी, K3C। बोलो, तो मेरे पास DC बाई DT क्या आ जाएगा, K2B माइनस K3C आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था आपको लास्ट क्लास में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट लेक्चर ऑप्शन में बी आ जाएगा। ऐसे ही मैम तुम क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही तुम DD बाई DT भी निकाल सकते हो। DD बाई DT कैसे निकालोगे, K3C, और DD बाई DT कैसे निकालोगे, K4A। लेकिन ये देखो ना, यहाँ पे है ही नहीं, हटा दो, तो इसको हटा दोगे ऐसे। ठीक है, इस हिसाब से करना, जब भी इस टाइप के सवाल आए ऐसे अलग अलग कर लिया करो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कैसे अप्रोच करना है। ऐसे देखोगे ना क्वेश्चन को तो वैसे भी पता नहीं अजीब सा ही लगेगा सवाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपको बोला था। हाँ जी, मैम हो गया था। मैम बता दो एक बार। मैम डी आएगा। ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O into N2 and O2। आपके पास सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, सो होगा क्या, इधर देखो, हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT। आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो इससे इसको कंपेयर करो, तो माइनस EA बाय RT आपके पास हो जाएगा, माइनस क्या लिखा हुआ है, ये 41570 बाय T लिखा हुआ है। तो यानी कि जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, 4150 इंटू R। अब R किस में लेना पड़ेगा, जूल में लेना पड़ेगा, तो 41570 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आपको इसको बस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैम डायरेक्ट EA को कंपेयर कर दिया। हम 25/3 नहीं ले सकते। डायरेक्ट कंपेयर कर दिया तो बहुत ही गलत मैम बात है, फिर ये तो हम आंसर R ही था ना, गलत नहीं तो आएगा। देखा नहीं। अगर R को मैम मैंने ऐसे ही करा था, लेकिन मैंने 8.314 को 25/3 लेके करा था। अच्छा, तो कितना आ रहा था आंसर,
तो मैम वो 5000 से थोड़ा सा कम आ रहा था। एक मिनट में जस्ट मैं करती हूँ उससे, क्योंकि ऑप्शन में गैप तो है। मैम मेरे को आंसर नहीं याद, बट ये मेरा सही था। सही है ये। नहीं, अगर आप 25/3 लेके कर रहे हो तब भी 346 इसके हिसाब से आ रहा है, 346 के आसपास आ रहा है, ये 345 है, फिर भी यही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में डिफरेंस है तो आप नहीं मैम, मैंने मिस्टेक कर दी थी। मैंने मैम 3/25 कर दिया था मैम, मैंने क्योंकि आर को नीचे ही रख रखा था। तो फिर वो गलती कर दी आपने। 37 देखो। मैम इसका आंसर नहीं निकल रहा था इसका। मैम इसका बी ऑप्शन मैम निकल गया था, बहुत देर बाद निकला था थोड़ा सा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स बताइए प्लीज। मैम समझा दे वाला भी। हाँ जी, बाकी बच्चे। देखो, क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना था इसको। आ जाओ इधर। यहाँ पे बोला हुआ है आपको, मैं कर रही हूँ बेटा एक्सप्लेन। आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इतना दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो रेट होता है वो क्या होता है, के ए रेज टू द पावर एन, एन होता है ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो वो आप कैसे देखोगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट से देखोगे। तो जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो है लीटर पर मोल पर सेकंड। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, सेकेंड ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले तो तुम्हें यही पता लगाना था। अब तुम ए स्क्वायर निकाल लो, कैसे निकालोगे, रेट बाय के। रेट आपको दिया ही हुआ है 1/12 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, के कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है आपको 2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, थोड़ा सा ऑप्शन में जाके देखो। ऑप्शन में है 1/12 √5/3 5/3 5/2, यानी कि या तो अंडर रूट में आपका 5/3 निकल के आएगा या फिर आपका निकल के आएगा 5/2 निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 1/12 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 + 4, तो ये हो जाएगा, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, हाँ नहीं रह गया, ए का स्क्वायर, राइट राइट रह गया बच्चों, ध्यान से देखो। ए का स्क्वायर लेना है ना मुझे, तो ए का स्क्वायर यानी कि अपने पास, ओके रेट के, ठीक है, ठीक ठीक मैम ठीक तो है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/12 इंटू 1/2, और ये नीचे आ जाएगा, देखना एक बार। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। 1/20 ये ले लेती हूँ और ये ले लेती हूँ मैं। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा कैच है, फिर वो अंडर द रूट में आ जाएगा। तो मैम इसको 1/240 लिख लो। वेट, बस इसको ना थोड़ा सा, मैं भी आज सोल्व कर रही थी ना, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल पड़ो। तो आप कह रहे हो यहाँ पे हम क्या ले लें, 1/240 ले लें। तो 1/240 को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, क्योंकि देखो ना 5/3 आ रहा है अंडर द रूट। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करें, 25/9 बना सकते हैं क्या कहीं से हम, देखो बोलो। इसको क्या करें, अब 1/240 का हमें अंडर द रूट चाहिए होगा, मैम देखो। इसमें से पहले हम 1/20 कॉमन निकाल लेते हैं ना। मैम ऐसे करने से थोड़ा कंफ्यूज, मैम ऑप्शन देख के भी तो निकाल सकते हैं हम। ऑप्शन देख के ही निकाल लोगे इसको। अगर मैं 1/20 अलग कर लूं, बट वो फिर भी ऐसे हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा ये। ठीक है,
इसको कुछ और करना पड़ेगा, लेट मी जस्ट चेक। n to power -4, yes, तो ठीक है। n to power, बताओ किसी ने किया था क्या? मैम ये जो ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन 1 है तो 1/12 आ रहा है अंडर रूट के बाहर, तो 1/12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे सारे ऑप्शन चेक इसका करेंगे आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन आ रहा था मैम। बी ऑप्शन आ रहा है। यस मैम, अंडर रूट 1/240 आएगा बी ऑप्शन, और ये इधर से भी यही आ रहा है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, अंडर रूट। इसको सोल्व करना है एक बार। √5/3 को सोल्व करना कितना आ रहा है? करना है इसको सोल्व, आएगा 2 पॉइंट समथिंग। करना है इसको। मैम ये मैंने आंसर तो निकाल लिया था बट इन टर्म्स में नहीं कर पाया नहीं था। नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली आ गया था इसका आंसर, अब मेरे दिमाग से निकल गया मैंने कैसे सॉल्व किया था इसको। आंसर आ गया था, बहुत सीधे से आ गया था। कोई नहीं, इसको मैं करवाती हूँ एक बार। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन आसान है, मैंने सोल्व किया था एक बार, मैं देख लेती हूँ कहाँ रखा है मैंने उसको करके। आती हूँ मैं इस पे दोबारा क्वेश्चन पे। 38 बताओ, हो गया था क्या? यस मैम। इस पे आ रही हूँ मैं एक बार, ठीक है? पहले एक बार Yes, बाकी ma'am. क्वेश्चन सोल्व कर लो, फिर मैं आती हूँ। यस मैम, हो गया था। 38 पे कोई दिक्कत तो नहीं था, उसमें भी आपको क्या करना था? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था, ठीक है? तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। आपको d/dt ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, ठीक है? आपको निकालना क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था इन टर्म्स ऑफ N2 और H2, ठीक है? तो इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन को करके आ सकते हो। 39 बताओ, 39 हो गया था क्या? यस मैम, हो गया था बी ऑप्शन। बाकी बताओ, 2-3 बच्चों के लिए मैं क्लास नहीं लगा रही हूँ कि तुम बोलो बी आ गया और मैं फिर आगे नहीं चल पड़ूंगी। बाकी बच्चे बताओ हुआ कि नहीं हुआ। मेरे को सबके 50 बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा क्लास में। किस किस का नहीं हुआ था, या एक काम करो, किस किस का हुआ था वो हैंड रेस करो। किस किस का हुआ था वो हैंड रेस कीजिए। देखो इसमें कैसे करना है, आपको रिएक्शन दे रखी है और रेट लो दिया हुआ है, मतलब आपको ये नहीं बताया कि कौन से ऑर्डर की ये रिएक्शन है, राइट? आपको रेट कांस्टेंट गिवन है 0.092 पर सेकेंड दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने 2.50 मोल लिए हैं N2O5 के 5 लीटर में एट दैट टेम्परेचर, तो हाउ मेनी मोल्स वुड रिमेन आफ्टर 50 सेकेंड। तो हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं? हम लोग फॉर्मूला ये पढ़ते हैं कि K इज इक्वल टू 2.303/T लोग A0/AT पढ़ते हैं। और A0 क्या होता है? हमारा इनिशियल अमाउंट होता है, और AT हमारा फाइनल अमाउंट होता है जो टाइम T के बाद रह जाता है। तो एक्चुअली तुम्हें वही निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द AT। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखना 0.092 टाइम कितना है? फर्स्ट ऑर्डर 50 सेकेंड बाय 2.03, ठीक है? लोग A0/AT, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है? इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके देख लो कितना आ रहा है। इसको सोल्व करके रहो, मैं करती हूँ। सीधा आ जाएगा ये, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, बट मैं कर रही हूँ कैलकुलेटर से ताकि जल्दी आंसर निकाल पाऊं। तो जब तुम 0.092 को 50 से करो 4.6 आएगा, और जब तुम उसको डिवाइड करो तो ये आ रहा है 1.99, यानी कि 2 के आसपास, ठीक है? तो लोग A0/AT। मैं फिर बोलूं, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत इसमें नहीं थी अगर आप लोगों ने किया है तो। A0/AT क्या हो जाएगा? 10⁻², यानी कि 100 हो जाएगा। A0 क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। तो 2.50/5
इंटू बाई 80 इज इक्वल टू 100। तो आप देख लो 80 क्या आ जाएगा तुम लोगों का। सोल्व कर लो इसको, हो जाएगा। यस मैम। कितना आ रहा है, सोल्व कर लो इसको। मैम 0.025। जीरो 0.025। मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ करी है क्या? 10 की पावर 2 हो जाएगा, मैम 80 हमारा 100 हो 2.5 जाएगा। आएगा। एक मिनट, तो हमारा ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन आ गया, देखो ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 0.005 आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको मोल पर लीटर में आपको क्या निकालना है, आपको मोल्स निकालना है। तो मोल्स कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5 लीटर, तो ये आपका आ जाएगा 0.025। ऐसे करना है इसको, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको 80 निकालना है, ध्यान रखना 80 इज कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन आती है मोल पर लीटर में, और आपको निकालना है मोल्स। तो जब आप करते हो ना, अब जब आप 0.005 निकालोगे तो आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा, तो आपको उसी टाइम स्ट्राइक कर जाएगा माइंड में, कुछ ना कुछ गड़बड़बाजी कर दो। तो आप मुझे आंसर तो बता रहे हो, बट आप लोग कहीं पे भी मुझे आंसर तक पहुंचाने में हेल्प नहीं कर रहे हो। आप, आई डोंट नो आप लोगों ने कैसे किया फिर सवाल, ठीक है। तो ये ऐसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कैसे निकालना, ठीक है। आंसर निकाल के लेके आना कहीं से भी, एक डिफरेंट थिंग, उसको सोल्व करके वहां तक लेके जाना वो चीज अलग है, ठीक है। तो 0.005 आपने बेटा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे मोल्स पूछे हैं, आपने वो कॉन्सेंट्रेशन निकाल के आप टिक लगा के आ गए, ठीक है। और लोग यहाँ पे सोल्व करना मुश्किल भी नहीं था, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो वो 1.9999 आ रहा है, तो यू हैव टू टेक 2, और आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले भी सकते हो। जब भी आपका एमसीक्यू होगा तो वहां पे आप अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल ले सकते हो। 1.99 को 1.99 करके चलोगे तो फिर क्वेश्चन ही लेके बैठे रहोगे, ठीक है। तो बस आपको पता है ये 2 आ गया, तो A0/80 क्या होगा, 10 की पावर में चला जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। फिर बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे फोकस करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। इसको मैं हटा दे रही हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लो, मुझे नहीं पता सॉल्यूशन में किस तरीके से दिए हुए हैं ये। 40 बताओ कैसे होगा, मैम ये तो हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। 40 किसका हो गया था, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकती हूँ। हैंड रेस कीजिए। ये PWN कौन है, पावन? अंजलि आप बताओ बेटा कैसे किया था इसको। आंसर तो मुझे भी पता है इन सबके, हाँ बोलो कैसे किया था बेटा। बोलो 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 बोलो, बोल दो बोल दो बोल दो। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम LR से हो जाएगा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लो और फिर सोशियोमेट्री से कर सकते हैं। ठीक, 4 मोल तो आ जाएगा ये आंसर। आपका उसका था, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से पूछ लिया था, तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, सिंपल सा सवाल था। A+2B जो है कन्वर्ट हो रहा है C में, तो आपको बोला अमाउंट ऑफ फॉर्म्ड बाय रिएक्शन 5 मोल A के लिए है और 8 मोल आपके B के लिए। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, मोल्स को सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो,
तो ये कम आ रहा है ना, यानी कि बी विल बी द लिमिटिंग रीजन। तो बी डिसाइड करेगा आपका सी कितना बनेगा। तो 2 मोल बी से 1 मोल सी बन रहा है, तो 8 मोल से कितना बनेगा निकाल लोगे, सिंपल है 4 मोल ही बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 41। 41 भी काफी सही सवाल पूछा था। आपको रेट लो दिया हुआ है और बोला है कि इस मैकेनिज्म से होते हुए जा रही है रिएक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी। तो ये कुछ दिए हुए हैं, स्लो स्टेप दिया हुआ है, फास्ट स्टेप दिया हुआ है। आपसे पूछा है कौन सा इनमें से कौन सा सही है, बेसिकली ये बताना है। तो आप सबको मैम पता है ये स्लो, option। माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट। तो आपके पास जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप ये है मेरा बेटा। तो रेट क्या हो जाएगा, K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O2 और इंटू O। अब आपको चेक करना है जो आपने रेट लो लिखा है क्या उसमें इंटरमीडिएट भी आ रहा है। तो हाँ, हम देख रहे हैं पहली रिएक्शन में N2O2 प्रोडक्ट था, दूसरे वाले स्टेप में क्या था उसका, बेसिकली वो रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट है। तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे, इस वाले स्टेप से हटाओगे। तो आपके पास जो K इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, N2O2 की कंसंट्रेशन बाय NO का स्क्वायर, यानी कि N2O2 क्या हो जाएगा आपका, K इक्विलिब्रियम इनटू NO का स्क्वायर। देखो यस मैम। ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। तो देखो और कुछ आ रहा है क्या, इन्होंने बोला है N2O2 K इक्विलिब्रियम NO स्क्वायर है, हमने भी ये निकाले, यानी कि सेकंड तो ठीक है और सेकंड ठीक है। तो ऑप्शन तो तुम्हारे वैसे ही छट गए, ऑप्शन तो वैसे ही छट गए। रेट कांस्टेंट K2 के बराबर नहीं है, N2O2 की कंसंट्रेशन इसके बराबर नहीं है, और ये क्या बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम K2 के बराबर है। कैसे करोगे, इधर आओ, इसको यहाँ पुट करो। तो रेट क्या आएगा, K2 K इक्विलिब्रियम NO का स्क्वायर इनटू O2। ठीक है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इसको मैं नया कांस्टेंट दे देती हूँ, लेट से K डैश ले लो। तो K डैश की वैल्यू क्या है, K2 K इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट ये वाला ठीक है और ये सेकंड वाला ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यस। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन 42, ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए थे। आपसे क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। हैंड रेस करो। किसका हो गया था, हैंड रेस कीजिए प्लीज। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कर आए थे बच्चों, बहुत सारे। अच्छी बात है, किसी का नहीं है। भिजवा दूंगी बेटा। देखो इसमें आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ NO का और H2 का। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन तो मैंने इतने कराए थे, स्पेशली पूरा क्लास इस पे मैंने स्पेंड कर दिया था ऐसे वाले सवाल पे। आपको रेट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो देखो रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे, जब आपको क्या पता हो, रेट लो पता हो, यानी कि जब आपको ये पता हो NO और H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तब आप बता पाओगे। तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द ऑर्डर, first you need to find out the order with respect to NO और H2। तो यहाँ पे NO का जो सेम प्रेशर है उसको ले लो, इसको फिक्स रखो। H2 में देखो क्या चेंज हो रहा है, 0.1 से 0.2, यानी कि 2 टाइम्स हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो अगर H2 का प्रेशर 2 टाइम्स हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं NO के रिस्पेक्ट में कैसे देखोगे। NO के रिस्पेक्ट में कैसे देखोगे, H2 वाला कोई सेम ले लो, फर्स्ट और थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 0.25 से 5, तो कितना जा रहा है, इसको करके देख लो, ऐसे समझ में नहीं आता है तो तुम लोगों को। मैम उल्टा भी तो देख सकते हैं। उल्टा देख लो, जैसे मर्जी देख लो तुम लोग, मैम और तुम डायरेक्ट इसको रेट देख वाले लो। फॉर्मूले से नहीं कर सकते हम? मैम ऑर्डर 2 आ जाए। कर सकते हो आप, कर लो, डायरेक्ट लिख के देखना, लिख के देख लो आप लोग। अगर मान लो मैं ये वाला मैम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अगर मान लो R आपको ऐसे देखने क्योंकि को, मैम ऑर्डर तो हमें पता चल गया है ना, NO का 2 आया मैम, H2 का आपको 1। पता चल गया ना, आपको पता चल गया ना, बाकी बच्चों को नहीं पता चला ना बेटा। ठीक है, अगर आपको ऐसे देखने नहीं आता तो आप रेट से चल सकते हो। जैसे मान लो मुझे H2 का रेट पता चल, H2 का ऑर्डर पता चल गया 1 है, तो आप NO का कैसे पता लगाओगे। आप एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड थर्ड देख लो, देखो अगर आपसे नहीं होता तो ऐसे चल पड़ो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, 0.5 से 0.25, हमें नहीं पता इसका ऑर्डर X मान लो, 0.2 से 0.2, इसका ऑर्डर हमें पता ही है 1, और इसकी करस्पॉन्डिंग रेट कितना है, 0.0048, 0.0012, ये है। तो ये किस पे गया, 4 पे चला गया, और ये किस पे गया, मैम 2 ये आ गया 2। तो यानी कि इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो जाएगा आपका 2। इसको आप 2 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, कंपेयर कर लोगे इसको आप। ठीक है, तो यानी कि H2 के रिस्पेक्ट में, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया आपका 2। बस आपको ऑर्डर पता चल गया दोनों के रिस्पेक्ट में, अब आप रेट निकाल लेना। रेट कैसे, आप रेट कांस्टेंट पूछा है तो K कैसे निकालोगे, रेट बाय NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और H2 की कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर लो, मान लो ये वाला कर लो, तो बस रख दो NO का कॉन्सेंट्रेशन, हालांकि यहाँ प्रेशर दिया हो तो प्रेशर की टर्म्स में लिख लो, H2 का लिख लो और रेट लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। तो जब भी ऐसे मैम सवाल में ऑप्शन क्या आपको है? रेट, और मुझे याद भी है, मुझे याद है जब मैं ये करा रही थी तो मैंने ऐसा पहला पहला, बेटा आंसर मत बोलो, मुझे याद भी है जब मैं करा रही थी तो मैंने ऐसे पहला पहला एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको रेट लो बताना था और रेट कॉन्स्टेंट, ये कुछ चीजें आप लोगों को बतानी थी। तो रेट कॉन्स्टेंट आप तभी बता पाओगे जब आपके पास रेट लो होगा, और रेट लो में आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर की टर्म्स में दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, क्योंकि जब तक आपको वो पता नहीं लगेगा कि ऑर्डर क्या है उसके रिस्पेक्ट में, आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जस्ट यू नीड टू सोल्व दिस, आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, Yes, इस ma'am. तरीके से करना था, लिखना है लिख लो, नहीं तो मैं हटा रही हूँ इसको बेटा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं तो सीधा नोट से। यस मैम। टी हाफ क्या होता था आपका इसमें, ए नोट बाय ठीक है। 2k होता था, 2k। टी 3 बाय क्या 4 क्या होता है, आप निकाल भी सकते हो, वरना आप ध्यान भी रख सकते हो, डायरेक्ट 3/2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, यानी कि 1.5 टी हाफ होता है। डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, AT माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस KT। टी 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा कितना होगा यहाँ पे 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 80 जो होगा A0/4 होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख, ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। 44 बताओ, 44 वही करना है सेम, ऐसे ऐसे 3 सवाल पूछ ले पेपर में। यस मैम। मैम ठीक है, इजी था। आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 नेगेटिव दिया हुआ है, आपको I2 निकालना, वही आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, मैं बता भी देती हूँ बेटा, -12 d/dt ऑफ MnO4 नेगेटिव। अब आपको I2 चाहिए ना, तो I2 के साथ कंपेयर करो, मतलब इसके साथ लिखो 1/5 d/dt ऑफ I2। ठीक है, तो बस 5 को आप यहाँ ले जाओ,
बस सोल्व कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 45 अगेन सेम क्वेश्चन, रेट लो ही बताना है, वही आप प्रोसीजर जो अभी ऊपर बताया था वैसे ही आपको करना है। जो दो सेम है उसको फिक्स कर लो, बाकी देखो ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा, तो बी के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर 0 है, तो आंसर ना तो ये हो सकता है ना ये ना ये। 46 मैम हो गया था। मैम 14 आ गया था। इसका आंसर हाँ 14 है यार, राइट। हाँ जी बाकी बच्चे बताइए। हो गया था मैम। कैसे किया था बताओ। मैम मैं बताऊं? मैम हाँ पीर बख्श आप बताओ। मैम ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। मैं बताऊं? बताओ बताओ पीर बख्श। मैम इसमें टी हाफ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे और ठीक रेट है। कांस्टेंट से फिर हम के इज इक्वल टू 2.303 वो रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो फॉर्मूला लगा के आ जाएगा आंसर। वेरी गुड। देखो यहाँ पे बोला 6, देखो इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, 6.2 ग्राम था ये NH2NO2, ठीक है, वो लिया था स्टार्टिंग में। इज अलाउड टू डिकम्पोज, कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर NH2, मतलब लिया इतना था, वो कितना डिकम्पोज हो गया 99% हो गया, ठीक है। तो आप ये तो ऐसे कर लो कि स्टार्टिंग में 100% था, 99% गया, तो 1% जो है बेसिकली आपका रह गया है ना, तो लोग 100 बन जाएगा, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो कि मैम स्टार्टिंग में कितना लिया था 6.2 ग्राम लिया था, तो जितना लिया था 99% डिकम्पोज हो गया, तो 6.2 का 99% निकाल सकते हो। बोलो इतना डिकम्पोज हो गया मतलब इतना बन गया, बचा कितना होगा माइनस कर लेना, तो भी 1%। आपका लोग 100 ही आएगा, तो भी आपका लोग 100 ही आएगा। बस आपको सोल्व करना है। लोग 100 तुम सबको पता है 2 होता है, टी आपको पता ही है, कि आपने निकाल ही लिया, तो खत्म कहानी, 14 घंटे आ जाएगा आंसर। मैम इसको आपने सिंपल फॉर्मूला लिख रखा है 99 का 6.66 इंटू टी हाफ। किसमें? ये फर्स्ट ऑर्डर है ना मैम, 6.66 टी 99% का होता है, 6.66 इंटू टी हाफ हमें दे रखा है, तो हम डायरेक्ट आ सकते हैं। आ गया तुम्हारा ना 14। यस मैम। याद है तो बहुत अच्छी बात है, यस देखो मेरे मैम को तो मुझसे याद, भी हो सकता है उससे भी हो जाएगा, ठीक है। मैम, बस याद होना 47, चाहिए। हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं भी है तो इससे भी आपका कोई टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा सोल्व, क्योंकि यहाँ पे लोग का पंगा नहीं है ना, लोग 100 आ रहा है और लोग 100 होता है 2, तो फटाफट से सोल्व हो जाएगा। 47 देखो। हो गया था मैम 2 आ गया था। देखो Yes, sir. 47 और 50 बिल्कुल सेम सवाल है, तो मैं एक करा देती हूँ, ऑलमोस्ट सेम है, बस वैल्यूज चेंज करके दे दिया। आपको प्रेशर दिया हुआ है, टी हाफ भी दिया हुआ है, आपको ऑर्डर बताना है, तो आप क्या करते थे, कोई भी 2 टी हाफ ले लो, 3.64 बाय 1.82, ठीक है। टी हाफ क्या होता था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता था, रेज टू द पावर क्या होता था n-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/50 रेज टू द पावर n-1, तो बस ये भी अराउंड 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, पावर कंपेयर कीजिए 2। देखो ये उसी को ही समझ में आ रहा होगा जिसने क्लास प्रॉपर तरीके से ली है या फिर डीपीपी सॉल्व की है, मैम ये अदरवाइज तो सब क्वेश्चन ऊपर से जा रहा होगा तुम लोगों को। 50 भी बिल्कुल ऐसे करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे मेरा बेटा। मैम ये आपने लिखवा रखा था। अरे सब Yes, कुछ लिखो बेटा भाई तुम लोगों को, ठीक है। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n-1। अब आपको लोगों को देखो ना क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, तो लगाओ ना फिर, ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में आप प्रेशर की टर्म्स में लगा लो, खत्म बात, ठीक है। इस तरीके से करना है। ये देखो ये भी बिल्कुल सेम है सवाल, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है। यहाँ पे भी जो आपसे क्या पूछा, ऑर्डर पूछा ना, यहाँ पे भी 2 के आसपास ही ऑर्डर
आ जाएगा। ठीक है, और बताओ 48 49 में। मैम 49 समझा दो। 48 हुआ था क्या? यस मैम। यस मैम, हो गया था। बाकी बताइए प्लीज। मैम 48 नहीं बता। दोनों बता देती हूँ मैं, आओ इधर, दोनों बता देती हूँ। देखो इधर आओ, आपको बोला है इंडेक्स। अब पता है तुम्हें, मैं वो ये करा रही हूँ ना, ये वाले क्वेश्चन, वो जो ऊपर मैंने अभी छुड़वाया था ना, मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन घूम रहा है, मैंने कैसे किया था और वो सोल्व हो गया, मतलब दिमाग में ही सोच लिया, याद आ गया कि वो कैसे किया था। ठीक है, ये देखो नोटबुक लेके बैठी हूँ साथ में, तुम कर रहे हो ना सोल्व, तो मैं वो देख रही हूँ कि मैंने वो कैसे किया था। वो हो गया अब सोल्व, मैं ऊपर जाऊंगी ना, करवाती हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट कंपाउंड ए और बी रिएक्ट करके सीओडी बनाया। ठीक है जी, चलिए आप लोग जो मुझे बता रहे थे ना 1/240 कर दो, वो सोल्यूशन में वैसा दे रखा है, समझ आ ही नहीं रहा उसमें क्या किया हुआ है। कभी मेरे को पता है सोल्यूशन में कुछ चीजें ऐसी दे रखी होती, समझ में भी नहीं आती है वो। ठीक है, तो ये बोल रहा है दैट वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल जो है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, एंड ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, यानी कि मेरा बेटा ये तो बी की कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है, हाफ लाइफ ऑफ ए व्हेन 4 × 10⁻⁻² मोलर ऑफ ए इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ बी। बी एक्सेस में लिया है, कम लिया है, ज्यादा लिया, हमें लेना देना ही नहीं। क्यों? क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और आपको पता है सेकंड ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ क्या होती है, लिखवाई थी मैंने, 1/8 सब कुछ है, निकाल देना, के है ए है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से होगा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं बोलूंगी, इसमें आपको हाफ लाइफ भी पता होना चाहिए था, और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है। ठीक है, अब आ जाओ 49 पे। 49 क्वेश्चन एक्चुअली न्यूक्लियर केमिस्ट्री का थोड़ा आप बोल सकते हो, बट ये जितना मैंने आपको पढ़ाया उससे भी सोल्व हो जाएगा। देखो आपको बोला है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि फिल हो चुका है फ्लोर पे, उसका हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, 30 डेज दिया हुआ है। ठीक है मैम, आपको बोला है इनिशियल एक्टिविटी इज 10 टाइम्स द परमिसिबल वैल्यू, मतलब लेट से उसकी इनिशियल एक्टिविटी ए नोट है। ठीक है, परमिसिबल वैल्यू मतलब कितनी वो अलाउ कर रहा है, तो वो 10 टाइम्स है। किसके 10 टाइम्स है? 80 के 10 टाइम्स है। ए नोट क्या है? 10 टाइम्स ऑफ 80। तो आपसे पूछा आफ्टर हाउ मेनी डेज विल इट बी सेफ टू एंटर द रूम। ठीक है, कितने दिन बाद वो सेफ रहेगा उस रूम में जाने के लिए। तो यानी कि क्या लगाओगे फॉर्मूला, मैंने तुम्हें बोला था जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज वाले फॉर्मूले होते हैं वो कौन से वाले से जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर वाले रिएक्शन से जाएंगे। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log 10 टाइम्स बाय, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा अपना, log 10 ही आ जाएगा। और log 10 कितना होता है 1। और टाइम तुम्हें दे रखा है 30 दिन, आपको निकालना क्या है, अच्छा टाइम ही निकालना, ओके टाइम ही निकालना है। हाफ लाइफ दे रखी है 30 डेज, तो हाफ लाइफ 30 डेज है, तो के यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा 0.693 बाय 30। बस आपको इसको यहाँ पे सोल्व करना है और इसको टाइम को निकाल लेते हैं। मैम एक बार परमिसिबल वैल्यू बता दोगे? परमिसिबल वैल्यू मतलब होता है कोई चीज कितनी अलाउ हुई है, जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वैसे तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या बोलते, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट ये क्वेश्चन आ गया, वहां से आना नहीं चाहिए था कायदे से। परमिसिबल वैल्यू यहाँ पे न्यूक्लियाई से लेना देना है। ठीक है, कि कितने न्यूक्लियाई जो है इतने ही अलाउ हो सकते हैं। तो इस टर्म्स में उन्होंने बोला कि इनिशियल एक्टिविटी 10 टाइम्स द परमिसिबल वैल्यू है। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो ए नोट लिया है वो 10 टाइम्स ऑफ 80 लिया है। एक्चुअली में ये दूसरा एक फॉर्मूला होता है n/n नोट e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t, बट ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है, वो अब तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो
यस, इसको फिर इस तरीके से ही करोगे आप। तो ये थे कुछ 50 क्वेश्चन तुम लोगों के। और अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट था पेपर का लेवल। अब आ जाओ, जो हमने छोड़ा था क्वेश्चन, कहाँ है वो? मैम नीचे गया। ये रहा, देखो हमने इतना सॉल्व कर लिया था। ये देखो मैंने कैसे सॉल्व किया था इसको, आओ इधर बताती हूँ मैं। अरे देखो, आपके पास 1/2 है ना, 1/2 को यहाँ पे लिखो 0.5, ठीक है। और यहाँ 10⁻⁻1 ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, बताना एक बार। 5/12, नीचे 10 आ जाएगा और एक और 10 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 100, ठीक है जी। बोलो। यस मैम। अब 12 को आप क्या लिख सकते हो? 12 को आप लिख सकते हो 3 × 4। बोलो। और यही था Yes. मेरा A²। अब आई होप आंसर आ गया होगा। हो गया मैम। आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा, तब आया ये। सॉल्यूशन में तो पता नहीं क्या देगा, ठीक है। यस क्या मैम? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप ऑप्शन, ये तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, आप ऑप्शन को देख के निकालिए। मैंने भी ऑप्शन को देख के सॉल्व किया था इसको, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में मुझे 5 दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप, मुझे 5 दिख रहा है और मुझे यहाँ पे 20 दिख रहा है या 12 दिख रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा 400 बनेगा तभी तो वो आएगा अंडर द रूट उसका, या फिर मेरा 144 बनेगा तभी यहाँ पे देखो 12 आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस तरीके से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर रीअरेंज करना पड़ेगा। यस मैम। मैम मैंने बाहर वाले को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से करना है। तो ये थे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस। तो केमिस्ट्री का पेपर तो मेरे को सही लगा, कुछ खास ऐसा था नहीं जो बहुत ही ज्यादा सोचने वाला सवाल हो, ठीक है। तो ये पेपर था तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, क्या करके आए हो? पी ब्लॉक में पढ़ के आए हो क्या कुछ? हाँ जी। हाँ जी मैम, ये टेस्ट जो है क्या पूछा बेटा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, जेई के भी कुछ डले हुए थे बेटा इसमें क्वेश्चंस, बिल्कुल आते हैं जेई में ऐसे क्वेश्चन। देखो, जेई मेंस का पेपर जो होता है ना आप लोगों का, वो इस तरीके से सेट होता है। अगर मान लो एग्जामिनर का मन है कि केमिस्ट्री थोड़ा सा आसान बनाना है, समझ रहे हो, डुएबल बनाना है, तो वो फिजिक्स मैथ्स को अच्छा खासा टफ बनाते हैं, ठीक है। और अगर उनको लग रहा है कि चलो केमिस्ट्री को थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं, तो फिर वो फिजिक्स को थोड़ा सा आसान बना देते हैं। बट मैथ्स जनरली 6-7 सालों में मैथ्स डिफिकल्ट ही आता है, चाहे वो मेंस का हो, एडवांस का तो सभी डिफिकल्ट आता है, सही बताऊं तो। बट यस, मेंस में जनरली मैथ्स वुड बी डिफिकल्ट। वो इसीलिए भी होता है, वहां पे बच्चों को फिर सोच सोच के सवाल करने पड़ते हैं। अगर आप मैथ्स में 12 सवाल भी बना लेते हो तो आपकी 98-99 परसेंटाइल पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का लेवल होता है मैथ्स का, ठीक है। तो जिनका कैटेगरी है ना, वो तो अगर 5 से 6 सवाल भी बना के आते हैं ना, तो उनका 99 परसेंटाइल बन जाता है। मैथ्स की बात करें, केमिस्ट्री में लेवल जनरली देखा गया है कि 15 से 17 सवाल तो ऐसे होते हैं, अगर किसी बच्चे ने सही से भी पढ़ा है ना तो वो बना लेगा। 15 to 17 क्वेश्चंस आराम से बना लेगा। और जिसने बहुत तगड़ी वाली प्रिपरेशन कर रखी है, वो बच्चे 22-23 भी बना के आते हैं। हर बार ये देखा गया है कि जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ के जाते हैं, वो केमिस्ट्री में 22 तक बना लेते हैं क्वेश्चन आउट ऑफ 25, ठीक है। तो ये रहता है। और फिजिक्स बीच में रहती है। फिजिक्स के जनरली जैसे 2024 का पेपर था, वो फिजिक्स का आसान था, जेई की बात कर रही हूँ, मेंस की। और जो अभी 2025 वाला था, इसमें भी फिजिक्स ठीक थी, मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था। बट नीट की जो फिजिक्स आई है वो बहुत डिफिकल्ट आई थी। तो अगर नीट की फिजिक्स इतनी बेकार दी थी तो कुछ नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है कि आप हो सकता है आप लोगों का फिजिक्स का डिफिकल्ट है पेपर। तो ऐसा होता है, एक तो वो बनाते हैं ऐसा जो थोड़ा सा आसान हो,
तो बच्चा वहां से स्कोर करता है। ठीक है, बेटा आर्यांश, हमने ना मैम बट संडे को एक सेशन ओवरऑल रखा है। मार्क्स डिपेंड नहीं करते ना। एक मिनट, मुझे आर्यांश का आंसर देने दो। आर्यांश, हमने ना संडे को एक सेशन रखा है बेटा, जिसमें टेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, पेपर एनालिसिस और वहां पे टाइम मैनेज का भी जो है हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी बच्चों का इशू है, टाइम मैनेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये करेंगे। अब देखो तुम लोगों का कल तो छुट्टी रहेगी, ठीक है, मतलब अभी तुम्हारा 24 से 30 तक ऑफ है। तो जैसे ही तुम मुझे मिलोगे तो फिर सुबह तो होगी आप लोगों की क्लास 9 बजे से, ठीक है, और पी ब्लॉक फिर मैं जब मिलूंगी तभी कराऊंगी। आप उससे पहले ना घर पे क्या ट्राई करेंगे, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के सामने। एक मिनट रुकिए। तीनों टीचर्स होंगे बेटा। हम्म, तुम्हारे 2 लेक्चर हो चुके थे ना पी ब्लॉक। ठीक, तो तुम्हें क्या Yes, करके आना, देखो अब टाइम तो है नहीं कि मैं तुम्हें करा पाऊँ। देखो मैम एक क्वेश्चन मैंने पूछा था ग्रुप पे। मैं देख लेती हूँ। ये मैंने करा दिए थे आपको ऑक्साइड्स या नहीं यस करवाए मैम, थे, बताओ। यस मैम हो गया था ये तो। क्या मैम बताया था? करवा दी है। एसिडिक स्ट्रेंथ बताना मुझे इसकी। किसकी ज्यादा होगी? मैम क्या क्वेश्चन है? एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है इन तीनों की। मेरे को बस ये जाना है, करवा दिया था तो आंसर बता दो मेरे को इसका। बेटा संडे को कोई टेस्ट नहीं है वैसे, मैम वो आपको N2O3 करनी है मैम तो वहीं से ही करो रिसोर्स शीट से। मैम इस पहले वाले की सबसे कम, फिर उसकी, फिर इसकी। ये बोलना चाह रहे हो क्या? यस मैम। उसकी कम क्या कर रहे हो? फर्स्ट वाले की ज्यादा है। ठीक है, हाँ तो करा दिया था मैंने, मेरे को ध्यान में नहीं था। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आप चेक कर सकते हो। मैंने ये बोला था कि अगर आपका सेंट्रल एटम सेम है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका एसिडिक करेक्टर होगा। और अगर मान लो सेंट्रल एटम सेम नहीं है तो उस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, उस केस में आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की डिक्रीज होगी तो एसिडिक करेक्टर भी उसका डिक्रीज होगा। ये मैंने बता दिया था। ये नहीं बताया था ना मैंने, या ये भी बता दिया था? यस मैम बता दिया था ये भी बता दिया था, ठीक है। और इसके अलावा ये भी हमने डिस्कस कर लिया था क्या, कि जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के, वो EX3 और EX5 के हैलाइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन नहीं बनाता क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। और जो पेंटालाइट, लेट मी स्पीक, जो पेंटालाइट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैं ये रूल लगाने वाली हूँ, बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं या तो म्यूट कर दूंगी सबको। पेंटालाइट जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने कहा था, वो ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होता है उनमें, क्योंकि ज्यादा चार्ज होगा तो पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, ठीक है। तो कोवेलेंट करेक्टर जो होगा उसमें ज्यादा होगा। और जितने भी ट्राई हेलाइड्स होते हैं किसके, आपके नाइट्रोजन फैमिली के, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, NBr3, NCl3 और Ni3 को छोड़ के, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और जितने भी ट्राई हेलाइड्स हैं वो प्रीडोमेंटली कोवेलेंट इन नेचर होंगे एक्सेप्ट BiF3, ये आयनिक इन नेचर होगा, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन कराया था क्या मैंने? थे हाँ, मैम, होमवर्क में दिए थे सर। मैम 3 मैम हो गए थे, 3 क्वेश्चन हो गए थे मैम इसके बाद के।
ये वाला, इसके अगला और ये वाला भी हो गया था। अच्छे हो गए थे क्या? यस मैम। ठीक है, ये वाला हो गया था। नहीं मैम, ये नहीं हुआ था। ठीक है, करो फिर। इसमें से वीकेस्ट बेस कौन सा है? NF3, NCl3, NBr3 और Ni3। मैम NF3 होगा क्यों? मैम, क्योंकि जितना मैम वो मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है उतना बेसिक नेचर बढ़ता है उनका। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बेसिक नेचर बढ़ता है। मैम बेसिक क्योंकि ना अभी आपने बताया था ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी मैम उतना एसिडिक कैरेक्टर होगा। आप किस बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हो इसको? मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखेंगे ना। हाँ ठीक है, तो मैम क्योंकि सेंट्रल फ्लोरीन की एटम तो मैम सेम है, मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक सबसे सेकेंड, ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो क्या होगा इससे? हाँ, अभी आपने बताया था ना कि जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी मैम उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ, ये किसमें, इसमें ऑक्साइड्स में बनाया था, इसमें क्यों लगा रहे हो वो कॉन्सेप्ट? ओके मैम। आप लोग मिक्स कर देते हो बच्चों सारे कॉन्सेप्ट, फिर वहां पे हो जाते गड़बड़। आप वैसे तो आंसर सही लगा लोगे, लेकिन अगर उसने स्टेटमेंट असर्शन रीजन में पूछा तो वही गड़बड़बाजी कर दोगे। यहाँ पे सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, सेंट्रल एटम सेम है, लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे जो है वो सेम है। तो किस बेसिस पे आप एक्सप्लेन करोगे? इनकी जो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस बेसिस पे आप एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे याद करें, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था कि यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ना, वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, ठीक है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो वो क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए। आप सब में मिक्स नहीं करोगे बॉन्ड एंगल वाला। आपको यहाँ पे ये देखना है पूछ क्या रखा है, आपसे बेस के बारे में पूछ रखा है। तो जब भी आपसे बेसिसिटी के बारे में सवाल आ जाए, बेशक वो ऑर्गेनिक में है इनऑर्गेनिक में है, आपको ये देखना है कि जिसकी भी वो बात कर रहा है उस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी अवेलेबल है फॉर डोनेशन के लिए। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डोनेट हो जाएगी, जितनी ज्यादा जल्दी अवेलेबल होगा वो डोनेशन के लिए, उतना अच्छा वो बेस होगा। अब यहाँ पे तो फ्लोरीन क्या है, खींच के रखी हुई है उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये इतनी आसानी से लोन पे अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए। जबकि Ni3 में क्या है, आयोडीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, सबसे कम है, तो होल्ड करके नहीं रखेगा ये जितना फ्लोरीन रख पा रहा था, तो इजीली अवेलेबल होंगे। तो इसीलिए Ni3 आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ये आपका क्या होगा, वीक बेस होगा। ठीक है, तो जो सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं उसको दोबारा से पढ़ो कि क्या लिखवाया था। आप कहीं पे भी कोई भी कंसेप्ट नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा मैंने पता नहीं बोला था या नहीं बोला था, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ट्राई करके आने हैं घर से। ठीक है, N2O के आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, N2O के, NO के, N2O3 के, ठीक है, NO2 के, N2O4, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये बस ऑलमोस्ट हो ही गया है कंप्लीट। ये करने के बाद ग्रुप 16 भी मैं जो है कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो अपना प्लीज जो ये टाइम है अच्छे से यूटिलाइज करो। जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक हैं